क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। हमें निकालना है इंटरवल व्हेन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इसका एफ डैश एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 और 1 का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस एक्स इंटू ये हो गया 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस 2x स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का स्क्वायर। तो देखें ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का स्क्वायर। ये आपको मिली एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ देखें भाई, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का स्क्वायर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बिल्कुल सिमिलर एक्स स्क्वायर प्लस 16 भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा किसके लिए, जो उसके डोमेन में ना हो। तो देखें आपके पास दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r माइनस 2 और 8। तो अब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जो है ये इक्वल टू माइनस और ये पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, ये इक्वल टू ये आपके पास ये जो पूरी वैल्यू होगी ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, लेस देन 0 होगा। मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये हर इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कब, उसके डोमेन में छोड़ करके। डोमेन में कौन से पॉइंट नहीं है, अब देखें डोमेन में नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए आपके पास, एक्स इज नॉट इक्वल होना चाहिए -2 और 8 को छोड़ के, -2 और 8 को छोड़ करके। तो -2 और 8 को छोड़ करके सभी जगह डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब -2 और 8 को छोड़ दें यदि हम, तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं भाई, क्या ले सकते हैं आप इसको, ऑप्शन देखें आप, तो आप बोल सकते हैं कि -2 और 8 को छोड़ दें, यानी ये -2 और ये 8। यदि हम इन दोनों पॉइंट को छोड़ दें तो क्या होगा, ये 1 2 3, यानी अब 1 2 3 नहीं होगा। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि पूरी नंबर लाइन में सिर्फ 2 पॉइंट नहीं होगा। तो हम क्या ले सकते हैं इसको, हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट को छोड़ करके। तो हम बोल सकते हैं कि r -2 8 और इसी को ले सकते हैं हम -∞ से -2 यूनियन -2 से 8 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में क्या होगा, ये इस इंटरवल में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखें अब यही इंटरवल में फॉर्म आपके पास दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो डिक्रीजिंग इन -∞ से -2 -2 से 8 और 8 से इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ 225 y डैश माइनस y डबल डैश, यानी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 1/2 पुट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका 1 टाइम डेरिवेटिव कर लें, यानी ये यदि हम इसको ले लें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब बेटर इसमें हम प्रॉपर्टी लगा लें। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका y डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x और माइनस ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू 2x। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से हम -2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लें तो -2x और इसका एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। a माइनस बी और a प्लस बी अप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए तो टोटल जो वाई डैश आपके पास मिल गया, ये मिल गया -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, ये वाई डैश आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वाई डैश 1/2 निकालना है, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पुट कर दे तो यहाँ पे आपके पास वाई डैश 1/2 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये -4 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 की पावर 4, यानी ये हो जाएगा आपका इक्वल टू -2, मतलब हो जाएगा ये -2 इंटू 16 अपॉन ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे f डैश 1/2 की वैल्यू आ गई -32/15। ये देखें भाई, एक पार्ट आ गया। अब बोल रहा है हमको y डबल डैश भी निकालना है, तो हम y डबल डैश निकाल लें। अब y डबल डैश निकालने के लिए आपके पास y डैश कितना दिया है, यहाँ पे y डैश आपके पास दिया है -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब यहीं पे हम इसका y डबल डैश निकाल लें, लगा दो फार्मूला यहाँ भी, तो y डबल डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स 4 इंटू -4 -4x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4x³ अपॉन 1 माइनस x4 का स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए। अब सॉल्व करेंगे तो ये y डबल डैश कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा -4 प्लस 4x4 और माइनस 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 मतलब माइनस, ये हो जाएगा 16x⁴ अपॉन 1 माइनस x⁴ का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y डबल डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और -12x4 अपॉन 1 माइनस x4 का स्क्वायर। यदि यहाँ से -4 कॉमन ले लें तो y डबल डैश मिल जाएगा -4 1 प्लस 3x4 अपॉन 1 माइनस x4 का स्क्वायर। तो देखें ये जो वैल्यू मिल गई आपको y डबल डैश मिल गई। तो यहाँ भी आपके पास क्या निकालना था, यहाँ भी y डबल डैश 1/2 निकालना है, मतलब यहाँ भी हम x इक्वल 1/2 पुट कर दें। अब यदि x 1/2 पुट करेंगे तो y डबल डैश 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 3 और 1/2 की पावर 4 का मतलब हो गया 1/16 अपॉन 1 माइनस 1/2 की पावर 4 मतलब हो गया 1/16 का स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो y डबल डैश 1/2 मिल जाएगा -4 इंटू ये हो जाएगा 19, 16 प्लस 3 19/16 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1y मतलब 15/16 की पावर 2। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -19/4 इंटू ये हो जाएगा 16 स्क्वायर अपॉन 15 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल गई आपको, ये वैल्यू कितनी मिल गई। अब यहाँ देखें तो ये टोटल वैल्यू मिल गई आपको -19 इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 15 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 225 f या y डैश 1/2 माइनस y डबल डैश 1/2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपको 225 और y डैश कितना दिया है, ये y डैश हमने निकाला हुआ है
32/15 और ये हो जाएगा आपका माइनस 19 इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ये हो गया आपका 15 स्क्वायर हो जाएगा 225। अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें, अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा ये 225 और इसका एलसीएम हम करेंगे तो ये जाएगा माइनस 32/15, ये जाएगा माइनस, तो ये जाएगा 4, ये जाएगा 16 इंटू 16 मतलब ये जाएगा 19 इंटू 64 अपॉन जाएगा 225 और ये 225 का मतलब ये हो गया, यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो ये 225 ये हो जाएगा 225 और यहाँ हो जाएगा माइनस 32 इंटू 15 माइनस 19 इंटू 64 और ये पार्ट हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 32 इंटू हो जाएगा माइनस 480 और माइनस हो जाएगा ये 1216 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 736 आ जाएगा। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लेंदी है लेकिन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। 736 तो इसका आंसर क्या आएगा 736 मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ R इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट, एक सेट दिया हुआ है S इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 और इसके एलिमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट दिए गए हैं, इसके ऑर्डर पे बनाया है 1 2 1 3, ये जो है ये सबसेट ऑफ R है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन R, यानी हमें इस एलिमेंट को लेके हमें एक इक्विवेलेंस सेट बनाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है और हमें देखना है कि उसमें कितने एलिमेंट होंगे टोटल उस इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए पहले हमको रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। तो देखें पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करें, यदि रिफ्लेक्सिव तो भाई कोई भी सेट इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। जब वो तीनों रिलेशन हो जाएगा तभी हम बोलेंगे कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें जब एलिमेंट हम बनाएंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या आएगा कि क्या क्या एलिमेंट आएंगे। देखो 1 है तो रिफ्लेक्सिव होता है अपने आप से रिलेशन 1 का 1 के साथ, 2 के 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो यहाँ पे पहले हमें लेना पड़ेगा ये 1 1, ये तो आएगा ही आएगा, फिर 2 2, फिर होगा ये 3 3 और फिर होगा 4 और 4। तो इक्विवेलेंस तो हो गया। तो इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया कि आपके पास 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, इनको तो होना मस्ट ही है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट दी हो तो चल जाएगा, मतलब ये आपके पास। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एलिमेंट है ये R के एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एलिमेंट भी हमें लेना पड़ेगा। तो 1 2 और 1 3 ये भी हम शामिल करेंगे, तभी हम बोलेंगे कि भाई 1 2 और 1 3 इसके सबसेट हैं। टोटल रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव बन गया ये। अब हम देखें अगला, अब हम देखें सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होती है, यदि A B का रिलेटेड है तो B भी A के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट तो सामने आएंगे आपके पास, ये एलिमेंट तो आएंगे ही, 1 1 आएगा, ये 2 2 भी आएगा, ये 3 3 भी आएगा और ये 4 4 भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिकल भी हो गया। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे और कौन कौन से हैं, ये 1 2 और 1 3 तो आपको शामिल करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये बिलोंग्स टू R दिया हुआ है। तो यदि आपके पास 1 2 है और 1 3 है तो इसका सिमेट्रिकल बनाने के लिए हमें 2 एलिमेंट को इसमें ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन से एलिमेंट ऐड करोगे आप? आपको ऐड करना पड़ेगा 2 1 और 3 1, तभी ये सिमेट्रिकल होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 आपस में A to B तो B to A भी होगा, 2 2 3 3 4 4, 1 2 है तो 1 का 2 1 भी होना चाहिए। तो देखो पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। और 1 3 का 3 1 भी होना चाहिए, ये पेयर बन गया। इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट अब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब आप ट्रांजिटिव जरा चेक कर लो। ट्रांजिटिव में क्या होगा
कि सभी एलिमेंट तो आपके आएंगे ही, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस बताना है, तो इतने पूरे पूरे एलिमेंट हम ले लें पहले इसको। यानी आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 2 1 और 3 1, इतने एलिमेंट तो आपके पास अभी ये पूरा, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस बताना है तो ये तो सिमेट्रिकल तक तो पूरी कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। अब इसमें देखें, अब यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है, यदि ए बी से कनेक्टेड है और बी यदि सी से कनेक्टेड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो ए है वो सी से कनेक्टेड होगा, तभी हम बोलेंगे वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यदि आप यहीं पे एलिमेंट ले लें, यदि यहाँ पे हम एक 2 1 ले लें, ये वाला 2 1, और यदि हम यहाँ से 1 3 ले लें, 1 3 ले लें, तो देख रहे हैं आप 2 1 1 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक एलिमेंट जो 2 3 होगा, ये 2 3 भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिकल होगा। यानी ये शुड बी इन देयर, इसका मतलब हमको 2 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसको हमको इसमें 2 3 ऐड करना पड़ेगा। देखें आप यहाँ पे 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 3 3, ये 4 4, ये हो गया आपका 1 2 1 3 2 1 3 1। अब आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, 2 और 3 ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये 2 3 हो गया, तो देख रहे हैं ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ट्रांजिटिव हो गया है पूरा। अब क्या बन गया, ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अब आप देखें कि भाई यदि आपको इक्विवेलेंस बताना है तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिकल भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यहाँ पे 2 3 का अपोजिट वे में 2 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ, क्योंकि ये ट्रांजिटिव तो है बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि 2 3 का 3 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर मेकिंग सिमेट्रिकल हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट, 3 2 को ऐड करना पड़ेगा। और जब हम 3 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो R मिल जाएगा वो R क्या मिलेगा, अब देखें ये 1 1 मिलेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 2 1 3 1। अब देखें ये मिलेगा 2 3 और यहाँ मिल जाएगा आपको 3 2। अब देख रहे हैं आप, अब टोटल जो एलिमेंट है ये R जो है, अब ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिकल भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन सा सेट मिल गया, ये मिल गया आपको इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस होने के लिए टोटल R के पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, R के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पे आपके पास 10 एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 10 एलिमेंट होगा तभी वो R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। देखिए आंसर क्या होगा इसका, 10। तो ये हो गया आपका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स 1 2 3 अप टू 50। यानी आपको जो इंटीजर चूज़ करना है वो चूज़ करना है 1 2 3 अप टू 50 में से चूज़ करना है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, चूज ए इंटीजर इज ए मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट ऑफ 4 6 और 7। 4 6 और 7 यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आप सिलेक्ट करेंगे, जो नंबर सेलेक्ट करेंगे इंटीजर नंबर, वो 4 6 7 से मल्टीपल होना चाहिए कम से कम। तो मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब यदि हम ए को मान लें कि भाई 4 6, यदि हम मल्टीपल ऑफ 4 इसको मान लें ए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे NA हो जाएगा। यदि हम मल्टीपल ऑफ 6
इसको यदि हम b मान लें तो ये आपका NB निकलेगा यहाँ से। और यदि मल्टीपल ऑफ 4, 6 और 7 बोल रहा है, 7, इसको हम C बोल लें तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C निकलेगा। अब आपको उसके बाद फिर AB, BC, AC निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा वो बोल रहा है एटलीस्ट ऑफ 3, यानी हमारा फार्मूला लगेगा यहाँ पे एटलीस्ट ऑफ A, B और C। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी है, तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सॉरी ये एटलीस्ट है तो लगेगा यूनियन, ये हो जाएगा आपका A यूनियन B यूनियन C, यानी ये हो जाएगा आपका फार्मूला क्या होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हमें ये निकालना पड़ेगा भाई। तो पहले मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लें। तो मल्टीपल ऑफ 4 को यदि हम बोलें यहाँ पे कि मल्टीपल ऑफ 4 यदि यहाँ पे निकालें तो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब इसको हम N4 बोल दें, PA, इसको हम P4 बोल दें। तो P4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम निकाल लें इसका NA यानी N4। तो N4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दें इसको 50/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डायरेक्ट निकल आएगा। ये कोई भी नंबर से डिवीजन निकालना है तो डायरेक्टली आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 50/4, तो ये अराउंड हो जाएगा आपका 12, यानी यहाँ पे जो PA मिलेगा ये मिलेगा आपको 12/50, ये हो जाएगा आपका 12/50 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ देखें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हम निकाल लें 6 की, यानी मल्टीपल ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो ये हो जाएगा N6, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 50/6। तो 50/6 करेंगे तो अराउंड ये 8 जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपके पास B है ये कितना हो जाएगा, ये 8/50 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ये हो जाएगा आपका N7 इक्वल टू 50/7, तो 49 पॉइंट समथिंग, मतलब ये आ गया आपका 7 इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू हो गया ये 7/50 हो गया। अब देखें यहाँ पे, अब आपको निकालना है N4 इंटरसेक्शन 6। 4 इंटरसेक्शन 6 का मतलब ये हुआ कि 4 इंटरसेक्शन 6 मतलब 4 से भी डिवाइड हो, मल्टीपल हों और 6 के मल्टीपल भी हों। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, आपको इसको लेना पड़ेगा LCM ऑफ 4 and 6। तो ये क्या होगा, ये 12 होगा, यानी आपको NA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए आपको 50/12 करना पड़ेगा। तो 50/12 कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 4। बिल्कुल सिमिलर यदि आपको 6 और 7 का मल्टीपल निकालना है तो हमको LCM ऑफ 6 और 7 निकालना पड़ेगा, यानी कितना आएगा, ये आएगा 42। तो NA इंटरसेक्शन A नहीं B इंटरसेक्शन C इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50/42, यानी ये हो जाएगा 1। और यदि आपको N4 इंटरसेक्शन 7 यानी 4 और 7 का मल्टीपल निकालना है तो ये होगा आपका LCM ऑफ 4, 7, यानी ये हो जाएगा 28, यानी NA इंटरसेक्शन C मिल जाएगा आपको 50/28, यानी ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और फिर N आपको 4 इंटरसेक्शन 6 इंटरसेक्शन 7, यानी आपको लेना पड़ेगा LCM ऑफ 4, 6 और 7। तो ये तो ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, मतलब ये कितना जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी इसकी,
यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 4/50, ये प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/50, ये प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/50 और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो टोटल आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होगा वो कितना आएगा 12/50 प्लस 8/50 प्लस 7/50 माइनस 4/50 माइनस 1/50 माइनस 1/50 और प्लस 0, यानी ये हो जाएगा टोटल से हो जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 12 प्लस 8 प्लस 7 -4 -1, तो ये आएगा 27 माइनस 6, यानी ये आ जाएगा आपका 21/50। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 21/50 होगी। देखें 21/50 है क्या, ये दिया हुआ आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। लेट द यूनिट वेक्टर u इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk मेक्स एन एंगल π/2 π/3 एट 2 π/3 विद द वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं और ये तीनों वेक्टर इस u के साथ एंगल बना रहा है π/2 π/3 एंड 2 π/3 और v की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे v एक वेक्टर दिया गया है। आपको u माइनस v के मॉड का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखें यहाँ पे u क्या दिया है, u आपके पास दिया हुआ है वेक्टर u इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk और ये एक यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मॉड ऑफ u इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये इक्वल टू होगा 1 क्योंकि दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पास इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास 3 वेक्टर दिए गए हैं। वेक्टर ए हम मान लें उसको, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए मान लें 1/√2i प्लस 1/√2k, ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी कितना दिया है, वेक्टर बी दिया है 1/√2j प्लस 1/√2k, ये दिया है वेक्टर बी। और वेक्टर सी कितना दिया है देख लें इसको भी, वेक्टर सी दिया है ये 1/√2i प्लस 1/√2j। अब ये जो वेक्टर दिए गए हैं और ये सभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर दिस वन एंगल π/2 विद द वेक्टर दिस एंड दिस एंड दिस। अब आपके पास वेक्टर ए, तो अब इसका हम क्या निकाल लें, मोड निकाल लें भाई। तो मोड ऑफ ए चेक करें क्या होता है, मोड ऑफ ए हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 1। इसका मोड बी निकाल लें, इसका मोड बी देखें कितना आएगा, ये भी आपको लग रहा है सेम आएगा, ये 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, ये भी आ गया। और मोड ऑफ सी ये हो गया आपका रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी आपके पास रिजल्ट क्या मिल गया, यहाँ पे रिजल्ट मिल गया मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी इक्वल टू 1। तो एक पार्ट आपके पास ये मिल गया। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि इसको हमने वेक्टर ए माना है, ये वाला पार्ट को, इसको हमने वेक्टर बी मान लिया है और ये हमने वेक्टर सी माना है। तो वेक्टर ए जो है वो π/2 एंगल बना रहा है इसके साथ यू के साथ, वेक्टर बी जो है वो यू के साथ π/3 एंगल बना रहा है और जो वेक्टर सी है वो यू के साथ 2π/3 एंगल बना रहा है। तो ये एंगल निकाल लिया जाए यहाँ पे। देखें तो यहाँ पे हम ले लें कि u मेक्स, वेक्टर u मेक्स एन एंगल π/2 विथ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u डॉट ए, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ u इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन, देन हो जाएगा cos π/2। तो यहाँ देखें कितना हो जाएगा, ये भाई cos 90 0 होता है, इसका मतलब u डॉट ए वेक्टर u डॉट वेक्टर ए इक्वल कितना हो गया, ये 0 हो गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम ले लें कि u जो है u मेक्स एंगल π/3 विथ वेक्टर b, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
u डॉट बी इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ u मॉड ऑफ b इंटू एंगल बिटवीन देम हो जाएगा cos π/3। तो मॉड ऑफ u कितना है भाई, ये 1 है, और मॉड ऑफ b हमें निकाला है ये भी 1 है, और cos π/3 हो जाएगा 1/2। इसका मतलब u डॉट b ये इक्वल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक चीज़ ये मिल गया। बिल्कुल सिमिलर हम u अब c के साथ एंगल निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये u मैक्स एन एंगल कितना एंगल बना रहा है, ये 2 π/3 एंगल बना रहा है विथ वेक्टर c। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u डॉट सी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ u यूनिट वेक्टर ऑफ c इंटू कॉस 2 π/3। तो यदि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u डॉट सी इक्वल टू, ये तो आपके पास 1 है, ये भी 1 है, ये हो जाएगा -½ यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा u डॉट सी इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको -½ तो देखें तीनों चीज़ आपको मिल गई। अब देखें आगे, तो हम इसको मान लें, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब देखें ज़रा u डॉट ए इक्वल टू 0 आया, u तो वहाँ पास वेक्टर u कितना दिया है, ये दिया हुआ है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे आपके पास पहला इक्वेशन करें कि u डॉट ए इक्वल टू 0 दिया है, तो कितना हो जाएगा u डॉट ए, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपके पास है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट निकाल लें a के साथ। a कितना दिया है, ये दिया है 1/√2i प्लस 1/√2k, ये इक्वल टू 0 है। जब ये इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/√2x प्लस 1/√2z, ये इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको मिल गया यहाँ पे x प्लस z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल गया आपको। मान लो इक्वेशन ये a है। बिल्कुल सिमिलर हम निकालना है अब u डॉट बी निकालना है, तो u डॉट बी इक्वल टू कितना आया है, ये u डॉट बी इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो u डॉट बी दिया है हाफ, तो u डॉट बी कितना है, ये 1/2 है। u कितना है, u है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट u डॉट b कितना दिया है, b दिया है 1/2j प्लस 1/√2k, ये इक्वल कितना दिया है, 1/2 दिया है। यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/√2x और प्लस x नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे j है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना होगा, y हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे x इंटू 0 हो जाएगा, y इंटू ये हो जाएगा इंटू y प्लस 1/√2z, ये इक्वल टू 1/2। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस ये मिल जाएगा आपको y प्लस z इक्वल टू मिल जाएगा 1/√2। इसको हम मान लें, ये मान लें b। बिल्कुल सिमिलर अब थर्ड के साथ कर लें, क्या दिया है, ये u डॉट सी इक्वल टू कितना मिला है, ये मिला -1/2। u कितना है, u है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट वेक्टर c कितना मिला है, ये वेक्टर c दिया हुआ है 1/√2i प्लस 1/√2j, ये इक्वल टू कितना है, -½ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस y, ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा ये -½ और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1/√2। ये मिल गया आपके पास इक्वेशन सी। तो इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशनों को बी और सी को ऐड कर दें। अब दोनों इनको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो हमने क्या किया, बी और सी को ऐड कर दिया।
अब बी और सी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस ये जाएगा 2y प्लस जेड, ये इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि 1/√2 और -1/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो गया x प्लस जेड और प्लस 2y इक्वल टू 0। और देखें पहले इक्वेशन से x प्लस जेड कितना दिया है, इक्वेशन ए से x प्लस जेड कितना दिया है, 0 दिया है, तो ये 0 हो जाएगा। यानी आपके पास 0 प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी सॉल्व करके आपको y कितना मिल गया, 0 मिल गया। जब y 0 मिल गया तो आप अब इक्वेशन बी और सी की हेल्प से आप x और y निकाल सकते हैं। तो यदि हम y 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन सी से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -1/√2, ये x हो जाएगा। और यदि यहाँ पुट कर देंगे हम तो z कितना आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा ये 1/√2, यानी आपके पास x/z मिल गया, मतलब u की वैल्यू मिल जाएगी। तो u कितना हो जाएगा आपका, u हो जाएगा xi, मतलब ये हो जाएगा -1/√2i, ये हो जाएगा प्लस 0 और प्लस 1/√2k। इसका मतलब है कि u क्या मिल गया, u मिल गया -1/√2i प्लस 1/√2k। देखें ये u की वैल्यू मिल गई। अब आप देखें v कितना दिया है, हमें जो v दिया हुआ है ये v गिवन है, ये है 1/√2i प्लस 1/√2j प्लस 1/√2k, ये गिवन है। अब आपको वैल्यू निकालना है u माइनस v, क्या वैल्यू निकालना, देखें हमें वैल्यू निकालना है आपको, ये निकालना है u माइनस v के मॉड का स्क्वायर, मतलब u माइनस v हम निकालें, पहले दोनों को सेपरेट कर दें। तो देखें यहाँ पे u माइनस v कितना हो जाएगा, ये u माइनस v करेंगे हम तो u माइनस v कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यदि हम इसको सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा आपका -1/√2i प्लस 1/√2k माइनस 1/√2i माइनस 1/√2j माइनस 1/√2k। तो आप देखना है ये तो हो गए कैंसिल, और ये आ जाएगा -1/√2 मतलब हो जाएगा -√2, ये हो जाएगा i, और हो जाएगा ये माइनस, आपके पास ये दोनों को हम करेंगे तो ये -√2 हो गया, और ये बचा -1/√2j, ये आ गया आपका u माइनस v। अब यदि इसका मॉड निकाल लें कि मॉड ऑफ u माइनस v की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, रूट ऑफ, ये हो जाएगा -√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस 1/2, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा। और u माइनस v का स्क्वायर जो है ये आएगा 5/2। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए भाई, 5/2 आना चाहिए। देखें ज़रा आंसर 5/2 ऑप्शन में है कि नहीं है, ये 5/2 ऑप्शन में है, मतलब इसका आंसर जो है ये आंसर क्या होगा, इसका 2 होगा, 20 का आंसर 2 होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या दिए हैं, इसके रूट्स दिए हैं अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे क्या दिया है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा जो है ये इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा से ग्रेटर है, यानी इससे हमें डिसाइड करना है कि अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। और लेट a एंड b विद इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड n बी दी नेचुरल नंबर। अच्छा पहले हम ये पार्ट को सॉल्व करें फिर आगे पढ़ते हैं क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √6x प्लस 3 इक्वल 0। यदि इसको हम डायरेक्ट अब इसमें हमें फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो हम लगाते हैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये हो गया √6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 हो जाएगा अपॉन 2। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √6 और ये प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा -6/2। तो -6 से मतलब आयोटा का फॉर्म बनेगा ये, तो यहाँ पे ले सकते हैं हम x इक्वल टू, ये हो जाएगा √6 प्लस माइनस i, ये हो जाएगा √6/2। यदि यहाँ से हम √6 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √6/2
और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस आई। इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये x इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा √3/2। यहाँ हम क्या ले सकते हैं, इसको हम √3/2, और ये हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस आई, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे आप देखें कि यदि यहाँ पे हम अलग अलग करें तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 1 प्लस आई, और नेगेटिव लें तो हो जाएगा x इक्वल टू √3/2 1 माइनस आई। अब यहाँ देखें इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस वाली वैल्यू होगी, ये माइनस वाली जो वैल्यू होगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। यानी अल्फ़ा कितना मिल गया, अल्फ़ा मिल गया आपको √3/2 1 प्लस आई। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस आई 1/√2। यदि इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू √3 कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4 हो जाएगा। और यदि हम इसको यूलर फॉर्म में लिख दें, यूलर फॉर्म में यदि आप लिखेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 ei π/4। ये आपका यूलर फॉर्म कहलाएगा। ये अल्फ़ा हो गया। बिल्कुल सिमिलर यदि हम बीटा को सॉल्व करें तो बीटा की वैल्यू कितनी दे रही है, ये बीटा आपके पास मिल रहा है, यहाँ पे बीटा हो रहा है √3/2 1 माइनस आई। तो बिल्कुल सिमिलर पे में अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस आई 1/√2। यानी यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा √3, ये हो जाएगा कॉस π/4, और ये माइनस साइन हो जाएगा माइनस आई साइन π/4। तो यूलर फॉर्म में ये बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई ई, यहाँ √3 पहले आएगा, √3 आयोटा फॉर्म में, तो √3 ई माइनस आई π/4। तो ये आपके पास होगा यूलर फॉर्म में दोनों। अब यदि यहाँ पे दोनों को ऐड कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा √3 कॉमन ई आई π/4 प्लस ई माइनस आई π/4। तो आपको मालूम है कि भाई यूलर फॉर्म में ई आई थीटा प्लस ई माइनस आई थीटा इक्वल टू ये होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। ये यूलर फॉर्म की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √3 ई की पावर, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 वैल्यू 2 साइन π/4 हो जाएगा ये। यानी यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये मिल जाएगा √3 इंटू 2 इंटू 1/√2। तो यानी ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2/√2 और √3 है ये। तो ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। अब देखें आपके पास सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि अल्फ़ा रेज़ टू पावर 99 अपॉन बीटा प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर 98 इक्वल टू 3 की पावर n a प्लस आयोटा b, और हमें फिर a b और n की वैल्यू निकालना है। तो एक्सप्रेशन को लिए सॉल्व किया जाए। अब एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है अल्फ़ा रेज़ टू पावर 99 अपॉन बीटा प्लस बीटा रेज़ टू पावर 98। ये इसको हमें इन दी फॉर्म ऑफ लेके आना है 3 रेज़ टू पावर n a प्लस आई बी, और हमें n a और b की वैल्यू निकालना है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा रेज़ टू पावर 99 प्लस ये हो जाएगा बीटा रेज़ टू पावर 99। अब यदि हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे यदि यहाँ पे आप अल्फ़ा की पावर 98 यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे यदि हम अल्फ़ा की पावर 98 यहाँ से कॉमन लें, इसको जी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 90 यदि हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1, क्योंकि 99 बाई बीटा
ये हो जाएगा 98। इसका मतलब ये हुआ यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया अल्फ़ा रेज़ टू पावर 98 और ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन बीटा, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो अल्फ़ा की पावर 98। अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, पहले यहाँ देखें अल्फ़ा कितना दिया है। अल्फ़ा आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास अल्फ़ा इक्वल टू √3 EI/4। तो अल्फ़ा रेज़ टू पावर 98 करेंगे तो ये हो जाएगा √3 की पावर 98 और e की पावर I 98π/4। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 98 इक्वल टू 3 की पावर हो जाएगा ये 49 हाफ हो जाएगा और इंटू ई की पावर I ये हो जाएगा 98π/4। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको अल्फ़ा की पावर 98। इस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपको 3 रेज़ टू पावर 49 ई की पावर I 98π/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली है अभी आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ से और अपॉन क्या दिया फिर बीटा दिया है। ये दिया हुआ है √3 2 sin π/4 और अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है √3 E-I/4। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ देखें √3 और √3 तो हो गए कैंसिल, ये हो गया 3 की पावर 49 इंटू ई की पावर I। अब ये 98π/4 है और ये I/4 जब होगा तो ये बन जाएगा 99π/4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2। अब ये 2 इंटू 1/√2 हो गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 3 पावर 49 इंटू √2 और ये हो जाएगा ई की पावर I 99π/4। ये वैल्यू आपको मिल रही है। अब यहाँ पे हम ई की पावर 99 ई की पावर I 99π/4 की वैल्यू हम निकालें तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 99π/4 प्लस I sin 99π/4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई। अब ये देखें अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको -π/2 से 0 से 2π बीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको cos ये हो जाएगा आपका 25π -π/4 और प्लस I sin ये हो जाएगा आपका 25π माइनस ये भी π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा cos 25π माइनस π/4 हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस cos हो गया ये π/4 और ये हो गया प्लस I sin π/4। यानी इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, ये -1/√2 प्लस I 1/√2। तो हम यहाँ बोल सकते हैं e की पावर I 99π/4 की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2, ये हो जाएगा -1 प्लस I। तो ये वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें। अब यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 3 पावर 49 इंटू √2 और यहाँ हो जाएगा 1/√2 इंटू -1 प्लस I। तो ये √2 कैंसिल हो गए तो ये आ गया आपके पास 3 पावर 49 इंटू -1 प्लस I। और हम इसको कंपेयर कर लें गिवन एक्सप्रेशन से। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, गिवन एक्सप्रेशन ये है 3 पावर n a प्लस IB, ये दिया है 3 की पावर n a प्लस IB। अब यदि आप इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे n इक्वल कितना मिल रहा है, n मिल रहा है 49, a मिल रहा है -1 और b मिल रहा है 1। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है n प्लस a प्लस b, यानी हो जाएगा 49 -1 प्लस 1 यानी इक्वल टू क्या आएगा, ये 49 आएगा। तो देखें भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 49 आना चाहिए। तो ये 49, ये तो क्वेश्चन ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो ये 49 आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
Let any three distinct consecutive terms of ABCI in AP, the line AX plus BY plus C equal 0 with the concurrent। यानी आपके पास दिया हुआ है कि जो 3 नंबर्स हैं यानी A, B और C किसमें दिए हैं, ये AP में दिए हैं। जब ABC AP में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ये कि 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस C। इसका मतलब A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो गई आपके पास। और ये कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है एक लाइन AX प्लस BY प्लस C बी दी कॉन्करेंट। मतलब कॉन्करेंट मतलब ये हो गया कि यदि मान लो बात एक लाइन है, यदि ये लाइन हम मान लें कि ये AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 है, और यदि ये जो लाइन है यदि पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, यदि हम मान लें कि ये जो लाइन है ये 1 और -2 से पास हो रही है, तो ये ज़रूर इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब यदि हम इसको सेटिस्फाई कराएं तो ये हो जाएगा AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0, और ये यदि सेटिस्फाई करेगी 1 और -2 को, तो ये बन जाएगा A माइनस 2B प्लस C इक्वल 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो दिस वन द कंडीशन व्हेन द लाइन AX प्लस BY प्लस C पासिंग टू द पॉइंट 1 और -2। तो ये जो 1 और -2 है ये आपकी कॉन्करेंट पॉइंट कहला जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पॉइंट पास हो सकते हैं, बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्करेंट पॉइंट। तो जो पॉइंट है मतलब
बंद कर दे कल शाम कर। Let p alpha beta be the point on the parabola y square equal to 4x. If p also lie on the chord of the parabola x square equal to 8y, whose midpoint is 1 and 5/4. यानी आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है, ये पैराबोला मान लें, ये जो पैराबोला है ये दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, ये पॉइंट अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। अब यहाँ से जो एक पॉइंट यहाँ बोल रहा है द पॉइंट ऑन द पैराबोला p लाइस ऑन द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 8y। ये देखो ये जो है ये हम मान लें ये क्या है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 8y पैराबोला है। इसका मिड पॉइंट दिया है, कितना दिया है ये 1 और 5/4। तो आपको अल्फ़ा बीटा निकालना है, पॉइंट निकालना है और फिर ये वैल्यू निकालना है अल्फ़ा -28 इंटू बीटा -8। यहाँ दिया है अल्फ़ा बीटा लाइस ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आपको मालूम है इसके पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं। यदि हम इसके पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे तो ये होता है, मान लो ये पॉइंट P यहाँ पे मान लेते हैं इसको, तो ये पॉइंट हो जाएगा 80 स्क्वायर और 280। तो यहाँ पे a कितना है, यदि कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू मिलेगा 1। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा P ये हो जाएगा t स्क्वायर और 2t, और ये कहलाएगा आपका अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल गया t स्क्वायर और बीटा इक्वल टू मिल गया आपको 2t। तो ये दो पॉइंट तो आपको अल्फ़ा बीटा मिल गए। अब देखें यहाँ पे आगे, अब ये आपके पास अल्फ़ा t स्क्वायर बीटा 2t तो मिल गया। अब बोल रहा है ये जो कॉर्ड है ये जा कर के यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट है। तो आपको मालूम है भाई कि भाई जब ए बी का मिड पॉइंट है मतलब ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन विच मिड पॉइंट इज गिवन। मिड पॉइंट क्या दिया 1 और 5/4। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है t इक्वल टू होता है S1। t क्या होता है उसका टेंजेंट, और S1 का मतलब होता है कि यदि हम उस पॉइंट को उस कर्व से पास करा दें तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्या होता है, इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है जिसका मिड पॉइंट इज गिवन। ये होता है फार्मूला किसके लिए हम देख रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 8, या हम बोलें 4ay के लिए देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर, ये हो जाता है आपका इसका फार्मूला जो होगा किसके लिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए होता है x(x1) इक्वल टू 2ay प्लस y1। ये होता है टेंजेंट, तो ये माइनस कर दें यहाँ पे, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर माइनस 4ay1। तो ये कहलाता है आपका t इक्वल टू S1। तो यहाँ पे जो आपके पास x1 है वो कितना है, x1 इक्वल टू दिया हुआ है 1 और y1 इक्वल टू दिया हुआ है 5/4। यदि हम इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू S1 वाला कॉन्सेप्ट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये होगा 1 इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे a कितना दिया है, यहाँ पे a दिया है क्योंकि 4a इक्वल टू क्या है 8 है, तो a कितना हुआ है ये a2 हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा -2 इंटू 2 इंटू y प्लस 5/4 इक्वल टू x1 स्क्वायर मतलब हो गया 1 माइनस ये हो गया 8 इंटू 5/4। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा y प्लस 5/4 इक्वल टू 1 माइनस ये तो 2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1 माइनस 10। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4y, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू -9। और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा आपको x प्लस 4y, x प्लस 4y, x प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, ये होगा x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 4 कितना हो गया, x प्लस 4 इक्वल टू हो गया ये 4y हो गई। तो ये कंडीशन मिल गई भाई आपको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अब ये जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, देखो ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है अल्फ़ा और बीटा, यानी इसको अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो इसको अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करेगा, और अल्फ़ा बीटा क्या है, हमने अल्फ़ा बीटा निकाला, अल्फ़ा कितना है t स्क्वायर और बीटा कितना है 2t, यानी इसको पुट कर दें
तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 2t। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 इक्वल टू 0। और यदि यहाँ से हम देखें तो टी स्क्वायर कितना आ गया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा ये 8t माइनस 4। तो देखें आपके पास ये वैल्यू आपके पास मिल गई। अब देखें हमें जो वैल्यू निकालना, वैल्यू किसकी निकालना है, अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में बोल रहा है ये, हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस 28 इंटू बीटा माइनस 8। तो हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस 28 इंटू बीटा माइनस 8 की वैल्यू निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास है टी स्क्वायर और बीटा कितना है 2t, पुट कर दें। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2t और ये आएगा अल्फ़ा, मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 28। अब यहाँ पे टी स्क्वायर वैल्यू कितनी दी है, ये टी स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है 8t माइनस 4, इसको पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2t और यहाँ हो जाएगा 8t माइनस 4 माइनस 28, ये हो गया। अब इसको यदि सॉल्व करें हम, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा ये 4 माइनस t और ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया, ये हो गया 80 माइनस 32। तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 माइनस टी और यदि यहाँ से 8 बाहर को ले लें हम, तो ये हो जाएगा ये का t माइनस 4 हो गया ये। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया आपका 16 इंटू टी माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास मिल गई भाई। अब देखें आपके पास टी स्क्वायर इक्वल टू 8t माइनस 4 दिया है और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, t माइनस 4 का स्क्वायर मिल रहा है। तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं ये टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4। इसको यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो हम क्या करें, इसमें कोफिशिएंट ऑफ t को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 4, यानी प्लस 16 और माइनस 16 इसमें प्लस माइनस कर दें। तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 और बचा क्या माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया t माइनस 2 का t माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 12। तो ये वैल्यू मिल गई आपको t माइनस 4 का स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर दें, t माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 12। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 12 और 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये होगा 192। इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर जो आएगा ये 192 आना चाहिए भाई। तो ये होगा 192। क्वेश्चन नंबर 24, इफ एक इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिया हुआ है π/6 से π/3 रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस गामा रूट 3। यानी हमें अल्फा बीटा गामा का एक्सप्रेशन निकालना है, वैल्यू निकालना है और इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ये हो जाएगा i इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3 तक और रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको मालूम है यदि हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x, दैट इज 1 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 1 हो गया और 2 साइन x cos x हो जाएगा साइन 2x। तो ये इंटू dx हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि जब भी कोई वैल्यू रूट के बाहर निकलती है तो यहाँ पे देखें, ये यदि हम यहाँ देखें, यदि हम इसको बोलें कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमेशा मॉड ऑफ एक्स होता है। मतलब हमेशा वैल्यू क्या मानते हैं, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि ये इंटरवल दिया हुआ है ये। तो इसमें सबसे मेजर पॉइंट यही है इसमें इस क्वेश्चन में कि वेन एवर यू विल फाइंड द वैल्यू आउटसाइड द स्क्वायर रूट, देन क्या हो जाएगा, देखो ये π/6 से π/3, तो ये हो जाएगा मोड में, ये होगा cos x माइनस साइन x और ये dx हो जाएगा। अब यदि देखें भाई कि cos x माइनस साइन x का यदि हम ग्राफ बनाएं यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे ग्राफ देखें दोनों का इस इंटरवल में, तो ये तो बन गया ग्राफ किसका बना, ये साइन x का बन गया और ये ग्राफ किसका बन गया, ये cos x का बन गया। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा π/4। अब देखें आपको, तो यहाँ पे बोल रहा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा π/6 और यहाँ पे हो जाएगा ये π/3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि π/6 से π/4 में साइन जो है वो cos से ग्रेटर है। मतलब ये हुआ
ये ग्राफ देखें, ये हमने बना लिया साइन का, ये बना लिया हमने कॉस का। तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होगा π/4, यहाँ पे π/6 π/3। अब आप देख रहे हैं π/6 से π/4 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो साइन cos x है, cos x जो है वो साइन से ग्रेटर है। और जैसे हम π/4 से π/3 में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन x जो है ये cos से ग्रेटर हो जा रहा है। इसका मतलब cos और साइन का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे π/6 से लेकर के π/4 में cos साइन से ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x और ये dx, और प्लस फिर हम चलेंगे इंटरवल π/4 से लेकर के π/3 तक। यहाँ देख रहे हैं अब यहाँ पे साइन कॉस से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब है cos x माइनस साइन x का जो आउटपुट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x dx। तो ये फाइनली क्या हो गया, इक्वल टू ये हो गया π/6 से लेकर के π/4 तक, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन x dx, और हो जाएगा माइनस π/4 से लेकर के π/3 तक, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x। माइनस साइन को बाहर ले लिया हमने। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/6 से करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x, cos का हो जाएगा साइन और प्लस cos x। अप्लाई कर देंगे, कौन सी वैल्यू आएगी, ये π/6 से लेकर के π/4 तक, फिर माइनस ये हो जाएगा साइन x और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस cos x। ये हो जाएगी लिमिट π/4 से लेकर के π/3 तक। अब देखें लिमिट अप्लाई करते हैं भाई, π/4 तो हो जाएगा साइन π/4 प्लस cos π/4 माइनस साइन π/6 प्लस cos π/6 माइनस सिमिलर साइन π/3 प्लस cos π/3 अपर लिमिट माइनस साइन π/4 प्लस cos π/4। अब इसको ओपन कर दें। अब यदि इसको हम ओपन कर देंगे तो ये जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे दोनों, और ये माइनस माइनस ये दो हो जाएंगे आपके प्लस। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो यदि हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब ये साइन π/4 और ये cos π/4 और ये साइन π/4 cos π/4 मिलकर हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ साइन π/4 प्लस cos π/4 माइनस साइन π/6 माइनस cos π/6 माइनस साइन π/3 माइनस cos π/3। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस साइन ये हो जाएगा साइन π/6 हो जाएगा 1/2 माइनस cos π/6 हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा माइनस √3/2 हो जाएगा ये साइन π/3 और cos π/3 हो जाएगा माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया टोटल, ये हो गया, ये टोटल हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा। ये टोटल हो गया आपका 2√2 हो गया। ये माइनस ऑफ -1 हो गया -1, और ये हो गया आपका माइनस ट्वाइस ऑफ √3/2, यानी 2 हो गए कैंसिल। तो ये फाइनली मिल गया आपको 2√2 माइनस √3 -1, ये एक्सप्रेशन बना। और अब देखो ज़रा अल्फ़ा बीटा से हम यदि कंपेयर करें तो दिया क्या है, ये दिया हुआ है इक्वल दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3। अब यदि हम कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा आएगा यहाँ से -1 हो जाएगा, ये अल्फ़ा इक्वल टू बीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ √2 का, तो बीटा आ जाएगा 2, और गामा कितना होगा, गामा भी हो जाएगा आपका -1। अब वैल्यू किसकी निकालना है, वैल्यू निकालना है आपको 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस गामा। तो ये जाएगा 3 × -3 प्लस ये हो जाएगा 4 × 2 8, ये हो जाएगा +1। तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल आपके पास हो गया 6 हो गया। मतलब इसका जो आंसर होगा, ये आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 6 ही आना चाहिए भाई। 24 का आंसर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, किसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0 < x < 3, और दिया हुआ है 0 < y < मिनिमम ऑफ दिया हुआ है x² + 2 और 2x + 2। इसका एरिया बोल रहा है a है, तो आपको 12a की वैल्यू निकालना है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू और 2x प्लस टू, मतलब आपके पास 2 कर्व दिए गए हैं। एक दिए गए हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस टू। तो पहले हम दोनों कर्व को सॉल्व करके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू वाई दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस टू, यानी ये एक पैराबोला दिया हुआ है, अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, जिसके वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स क्या हैं, 0 और 2 इसके वर्टेक्स हैं। हम दोनों कर्व को सॉल्व कर रहे हैं, ये पहला इक्वेशन मानते हैं, इसको मानते हैं सेकंड। यदि हम दोनों कर्व को सॉल्व कर लें तो दोनों y को इक्वेट कर दें, दोनों y को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 2x प्लस टू, 2 हो गए कैंसिल। इसका मतलब x इक्वल टू आएगा 0 और x इक्वल टू आएगा 2। तो ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब देखें ज़रा, 2 कर्व दिए गए हैं, एक पैराबोला है, तो देखें इसका फिगर कैसा बनेगा भाई। एक अपवर्ड पैराबोला है और इसका वर्टेक्स जो है वो क्या दिया है, 0 2 दिया है, मतलब ये पैराबोला ऐसा बन जाएगा। ये इसके वर्टेक्स कितना हो जाएंगे, 0 और 2 हो जाएंगे। और दूसरी दिया है लाइन, तो लाइन देख रहे हैं, लाइन क्या दिया है आपके पास, लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस टू दिया है। यदि इसमें हम x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब 0 2 से पास होगा ये, यानी आपकी जो लाइन है वो लाइन ये बनेगी, ये लाइन बन जाएगी। तो हमको पहले ये y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू 2x प्लस टू है और ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अब हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं तो ये पॉइंट आ रहा है, तो देखिए ये 2 है, तो ये यदि x इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, ये पॉइंट 2 हो गया, तो ये अब आपके पास अब दोनों में बोल रहा है मिनिमम निकालना है। तो देखो ये कर्व आपके पास मिनिमम कौन सा है इन दोनों में, ये तो 0 मिला आपको, तो ये 0। और दूसरा देखें यहाँ पे x की रेंज क्या दिया है, देखो x की रेंज दिया है 0 से 3, इसका मतलब आपको x इक्वल 3 भी एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम इसको x इक्वल 3 बना लिए, ये 3 हो गई, x इक्वल 2। तो ये पॉइंट आपको, इसका मतलब है कि आपको पहले ये मिनिमम होगा, तो ये कर्व आपका मिनिमम है पहले 0 से 2 तक, और दोनों फिर मिनिमम ये होगा। तो ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, यानी आपको जो एरिया निकालना है वो एरिया आपको ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट का एरिया बोल रहा है मिनिमम ऑफ दिस वन, ये पार्ट और ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट का एरिया बोल रहा है। तो पहले हम निकाल देंगे ये वाला पार्ट का, ये कर्व है, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लें पहले हम। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया इसका रिक्वायर्ड एरिया हो गया आपका, रिक्वायर्ड एरिया जिसको हमने ए बोला है, ए इक्वल टू क्या होगा, 0 से 2। किसका पोर्शन है ये, अलॉन्ग एक्स एक्सेस है ये, तो ये y इंटू डी एक्स होगा, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स है, और प्लस, और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये देखो ये एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है भाई, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम के लिए निकाल लें हम, यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई। अब ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तो ये पहले हम पॉइंट निकाल लें, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट निकालो पहले। यदि हम यहाँ पे x इक्वल 2 पुट करेंगे तो y कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 6 हो जाएगा। यदि हम x इक्वल 3 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 3 और 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 8, और इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 6 हो गई है, और ये कितना दिया है, 1 दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ये दिया है, ये और ये, मतलब कितना 6 + 8, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, इंटू 1, यानी टोटल आपके पास, अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा x³ 3 + 2x, लिमिट लगा देंगे तो आएगा 0 से 2, प्लस ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14/2, मतलब हो जाएगा 7। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, और प्लस ये हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा 0, और प्लस ये 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 + 11। तो ये a की वैल्यू आपको मिल गई, a कितना मिल गया, 8/3 + 11, और वैल्यू क्या पूछा है, ये वैल्यू पूछा है 12a की वैल्यू पूछा है, तो 12a निकाल लें। इसका मतलब आपका जो 12a होगा ये जाएगा 12 इंटू 8/3 + 11, तो ये हो जाएगा आपका 8/3, मतलब कितना हो गया, ये 12, और ये हो गया आपका 41/3, यानी ये हो गया आपका 4, तो 4 इंटू 41 हो जाएगा 164। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आएगा
164, 24 का आंसर 164 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, O be the origin and M or N be the points on the line x minus 5/4 equal to y minus 4/1 equal to z minus 5/3। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 4, 1 और 3। ये होगा इसके डायरेक्शन रेशियोज किसके? फर्स्ट लाइन के। तो मान लें भाई इसमें कोई एक पॉइंट मान लेते हैं हम। मान लो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे हम पॉइंट एम जो दिया है पॉइंट ऑन L1 दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लैम्डा। तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 और ये जाएगा 3 लैम्डा माइनस 5। ये पॉइंट हो गया ऑन L1 हो गया। बिल्कुल सिमिलर दूसरी लाइन दी गई है x प्लस 8/12 y प्लस 2/5 इक्वल z प्लस 11/9। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियोज L2 के हो जाएंगे ये 12, 5 और 9। और यहाँ भी एक पॉइंट ले लें, n दिया हुआ है n ऑन L2, तो इसको हम मान लेते हैं म्यू। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 म्यू माइनस 8, ये हो जाएगा 5 म्यू माइनस 2, ये हो जाएगा 9 म्यू माइनस 11। अब ये बोल रहा है कि m और n, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि m and n be the point on the line this and this respectively such that m is the shortest distance। तो mn क्या बोल रहा है? इसका शॉर्टेज डिस्टेंस बोल रहा है। ये mn क्या शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो पहले हम mn का क्या निकाल लें? पहले mn के हम क्या निकाल लें? पोजीशन वेक्टर्स निकाल लें। तो mn का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर mn का हो जाएगा ये mn का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। दोनों को माइनस करते हैं भाई इसके। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस 12 म्यू माइनस 8। और दूसरा क्या हो जाएगा? हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 माइनस 5 म्यू माइनस 2 और हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 5 माइनस 9 म्यू माइनस 11। सॉल्व करें कितना जाएगा? इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये जाएगा 4 लैम्डा माइनस 12 म्यू और प्लस हो जाएगा ये 13। इसमें कितना हो जाएगा? हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 म्यू और ये जाएगा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ये जाएगा 3 लैम्डा माइनस 9 म्यू और प्लस हो जाएगा ये 16। तो ये जो आपके पास एम एन के क्या हो गए? ये हो गए आपके एम एन के पोजीशन वेक्टर्स होगा, इसके डायरेक्शंस होगा ये एम एन का। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कि इसका जो एम एन का डायरेक्शंस हैं, अब इसके डायरेक्शंस ये B1 दिया हुआ है, इसके डायरेक्शंस B2 दिया हुआ है। तो जो एम एन का जो डायरेक्शंस होंगे वो इसके B1 B2 के क्रॉस के पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें B1 B2 का क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो ज़रा हम B1 B2 क्रॉस निकाल लें भाई, क्योंकि दोनों ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यदि हम मान लें कि B1 और B2 के क्रॉस के पैरेलल होगा ये वाला, इसके जो डायरेक्शंस हैं, तो B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा IJK। ये जाएगा 4 1 3 12 5 9। इसके लिए हम डायरेक्शन निकाल लेंगे तो ये जाएगा I 9 माइनस 15 9 माइनस 15 माइनस J, ये जाएगा 36 माइनस 36 होता हो जाएगा 0 और प्लस K हो जाएगा, ये आप करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 12 तो ये जाएगा आपका माइनस 6I और प्लस हो जाएगा 8K। तो ये हो जाएगा आपका B1 क्रॉस B2, यानी B1 क्रॉस B2 आ गया माइनस 6I प्लस 8K। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों इसका मतलब क्या है? दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि भाई दोनों एक ही चीज़ शो कर रहे हैं। क्योंकि ये जो B1 B2 क्रॉस इसके डायरेक्शन जाएंगे और MN के डायरेक्शंस आपके इक्वेशन नंबर 1 से निकले हैं, और जो दोनों डायरेक्शंस जिसको दिए हुए हैं L1 L2 के, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा B1 क्रॉस B2, यानी भी पैरेलल हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 and 2 आर पैरेलल, क्योंकि दोनों एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा
माइनस 12 म्यू प्लस 13/-6 इक्वल टू लेमडा माइनस 5 म्यू प्लस 6/0 इक्वल टू जाएगा 3 लेमडा माइनस 9 म्यू प्लस 16/8। अब इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सॉल्व करके हम लेमडा म्यू निकाल लें। तो यदि हम फर्स्ट और 2 को सॉल्व करें, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जाएगा लेमडा माइनस 5 म्यू प्लस 6 इक्वल टू आएगा 0। ये आ गया। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर ए। और यदि हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 लेमडा माइनस 96 म्यू प्लस 104, ये इक्वल टू माइनस 18 लेमडा प्लस 54 म्यू और माइनस हो जाएगा 96। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 लेमडा माइनस 96 म्यू प्लस 104 प्लस 18 लेमडा माइनस 54 म्यू प्लस 96 इक्वल 0। तो 32 ये हो जाएगा 50 लेमडा माइनस ये हो जाएगा 150 म्यू प्लस 200 इक्वल टू 0। और सिम्प्लीफाई करेंगे तो आएगा लेमडा माइनस 3 म्यू प्लस 4 इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर, इसको मान लें बी। अब हम ए और बी को सॉल्व कर लें। यदि ए और बी को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से लेमडा इक्वल टू मिल जाएगा -1 और म्यू मिल जाएगा आपको 1। ये मिल गया। अब इससे हम एम और एन कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो एम कितना हो जाएगा भाई, एम की वैल्यू यहाँ पे लेमडा और म्यू की वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे जो एम के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, इसमें हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू पुट कर दें। कितना आया है, लेमडा आया है -1 और यहाँ पे जो है इसमें म्यू इक्वल पुट कर दें 1। तो -1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो एम कितना आ गया 1 3 2, एम आ गया 1 3 और 2। एन निकाल लें। एन में क्या पुट कर दें भाई, इस इक्वेशन नंबर, इसमें आपकी म्यू वाले में, हाँ इसमें हम पुट कर दें एन में म्यू इक्वल टू 1 पुट कर दें। कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 - 8 4, यहाँ 3 और ये -2, मतलब क्या आएगा 4 3 -2 आ जाएगा, 4 3 और -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एम और एन के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके क्वेश्चन बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमें निकालना है OM डॉट ON, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ये OM डॉट ON इक्वल टू हो जाएगा, ये आई वेक्टर फॉर्म लिख लें, y प्लस 3j प्लस 2k डॉट 4i प्लस 3j माइनस 2k, ये आएगा 4 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये आंसर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेट fx इक्वल टू रूट ऑफ लिमिट r टेंस टू x 2r² fr² माइनस fx इंटू fr अपॉन r² माइनस x² माइनस r³ e fr अपॉन r। तो हमें इसको सॉल्व करना हो, दिया क्या है, f1 इक्वल टू 1 दिया है और fa इक्वल 0 दिया है। तो हमें निकालना वैल्यू ऑफ e इंटू ए की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको रूट यहाँ से हटाएं पहले। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा f² x इक्वल टू लिमिट r टेंस टू x, ये हो जाएगा 2r² fr² माइनस fx इंटू fr अपॉन r² माइनस x² और माइनस हो जाएगा ये r³ e fr अपॉन r। अब देखिए यहाँ पे fr² fr, यहाँ से हम fr ले लें कॉमन, तो ये जाएगा लिमिट r टेंस टू x,
यदि यहाँ से हम एफ आर कॉमन लेंगे तो जाएगा 2r²। एफ आर यदि हम यहाँ से कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे एफ आर माइनस एफ एक्स अपॉन, इसको भी हम क्या लिख दें, इसको लिख दें r²। तो इसको हम भी ए फैक्टर बना दें, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स और ये हो जाएगा r प्लस एक्स, और माइनस ये आपका अलग है, ये हो जाएगा r³ ई एफ आर अपॉन आर। अब यहाँ देखें आपके पास एफ आर माइनस एफ एक्स अपॉन आर माइनस एक्स दिया है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल मालूम है कि एफ डैश एक्स क्या होता है। एफ डैश एक्स होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन ये h हो जाता है। इसी को यदि हम और दूसरे फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है आपका एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू y एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये एफ डैश एक्स बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ये जो फॉर्म आपके पास दिया हुआ है ये लिमिट के साथ, तो इस फॉर्म में हम अरेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट r टेंस टू x, ये बाहर कर दें इसको, ये जाएगा 2r² इंटू एफ आर, और इसको हम ब्रैकेट में लिखें तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस एफ आर, दोनों से माइनस माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा r प्लस एक्स, और माइनस हो जाएगा ये r³ ई एफ आर अपॉन आर। तो यहाँ हो जाएगा ये f² x इक्वल टू, ये बन गया आपके पास। अब यदि यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x² अपॉन ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा f ऑफ ये हो जाएगा fx, और ये बन जाएगा f डैश x हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये x³ और हो जाएगा e एफ एक्स अपॉन एक्स बन गया। अब यदि यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर दें इसको, ये x और x दोनों कैंसिल कर दें तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया f² x इक्वल टू, ये बन गया आपका 2 भी कैंसिल हो गए भाई, तो ये बन गया x इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस x³ ई एफ एक्स अपॉन एक्स। अब यदि यहाँ पे हम एफ एक्स को y मान लें, यदि यहाँ पे हम एफ एक्स को मान लें y, यदि हम एफ एक्स को y मानेंगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y² इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा xy और ये हो जाएगा dy/dx माइनस x³ ई, ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स। तो देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा भाई कौन सा फॉर्म बन रहा है ये। तो यदि हम इसमें x यदि हम इसको x से यहाँ से अरेंज करें तो देखें ज़रा क्या आएगा ये। यदि इसको हम x y से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका y² अपॉन xy इक्वल टू dy/dx माइनस x³ अपॉन xy और ये e y अपॉन x। तो यहाँ से y और y दोनों कैंसिल हो गए तो ये बन जाएगा आपका y अपॉन x इक्वल टू dy/dx माइनस ये x और x भी कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा x² अपॉन y e y अपॉन x। तो देखिए ये फॉर्म आ रहा है आपका और ये एक होमोजेनियस फॉर्म है। तो यहाँ पे हम पुट कर दें y इक्वल टू क्या, यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे y अपॉन एक्स का फॉर्म दिया है तो y अपॉन एक्स को हम मान लें v। यदि y अपॉन एक्स को v मानेंगे तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा vx और यहाँ से dy/dx हो जाएगा ये v प्लस एक्स dv/dx। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर दें यदि हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू dy/dx कितना है, v प्लस एक्स dv/dx है।
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाई की वैल्यू है वी एक्स इंटू ई की पावर, ये हो जाएगा आपका वी। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो वी और वी हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये एक्स एक्स भी कैंसिल हो गए, तो ये आ गया एक्स अपॉन वी और ई वी, एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया, यानी आपके पास ये वेरिएबल फॉर्म में आ गया। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आ गया आपका ई पावर वी अपॉन वी आ गया। अब यदि हम इसको वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स का फॉर्म करेंगे, तो यदि हम इसको वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं वी और ई की पावर माइनस वी और डी वी, ये इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स, ये बन गया वेरिएबल सेपरेशन। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, लगा दो यहाँ बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन वी हो गया, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन माइनस वी माइनस होल इंटीग्रेशन माइनस ऑफ वी का हो गया आपका, ये हो गया 1 और ये हो गया ई माइनस वी और ये हो गया डी वी इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स प्लस सी। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस वी ई माइनस वी, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ई माइनस वी, ये इक्वल टू हो गया एक्स प्लस सी हो गया। अब यदि यहाँ इसको हम सॉल्व करें, माइनस ई माइनस वी हम ले लें कॉमन, तो यहाँ पे आ गया ये 1 और यहाँ पे आ गया v, यानी ये बच गया आपका v प्लस 1 इक्वल टू आ गया x प्लस सी हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस ऑफ 1 प्लस वी इक्वल टू, ये हो गया x प्लस सी और ये हो गया ई वी हो गया। अब यहाँ पे आप और इसको सॉल्व करें तो ये बन गया आपके पास ई वी एक्स प्लस सी 1 प्लस वी इक्वल टू 0। अब यदि यहाँ हम v की वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर v कितना है y अपॉन एक्स, ये हो गया x प्लस सी प्लस 1 और प्लस ये हो गया y अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लें, c की वैल्यू निकाल लें, तो c के लिए क्या गिवन है, देखें यहाँ गिवन है f1 इक्वल टू 1 गिवन है, मतलब x इक्वल टू 1 पुट कर दें, y इक्वल 1 पुट कर दें तो c निकल आएगा। यदि हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 यहाँ पुट करें तो देखें c की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये हो जा रही है आपकी e, ये हो जा रहा है यहाँ पे 1 प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये हो जा रहा है आपका e 1 प्लस सी इक्वल टू -2 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पे यदि अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 बाई ई, ये c की वैल्यू मिल गई। इस c की वैल्यू को हम रिप्लेस कर दें कहाँ पे, यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो 1 में पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम 1 ये हो जाएगा ई वाई अपॉन एक्स, एक्स c की वैल्यू क्या है -1 -2 बाई ई प्लस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब यदि यहाँ पे आपके पास क्या पूछा है, यहाँ पूछा है आपके पास, देखें और क्या गिवन है, क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में, देखें फिर से एक बार, सच दैट एफ ए इक्वल 0 और आपको ई ये निकालना है, एफ ए इक्वल 0 दिया है, यानी यदि आपके पास एफ ए 0 दिया, मीनिंग इसका क्या है, एफ ए इक्वल 0 का मीनिंग है कि आपको x इक्वल टू ए और y इक्वल 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम y को 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा e की पावर 0, ये हो जाएगा a -1 -2 बाई ई प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से e की पावर 0 हो गया 1, तो ये क्या बना a -1 -2 बाई ई प्लस 1, ये इक्वल टू आ गया 0, ये 1 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया a इक्वल टू 2 बाई ई और यहाँ पे ए ई कितना आ गया 2 आ गया। अब पूछा क्या है, देखो ये क्वेश्चन में पूछा है वो फाइनली हमें लगता है ए ई पूछा है, देखो ए ई की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे ए ई इक्वल कितना आएगा, ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 27 का जो आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा।
क्वेश्चन नंबर 28, रिमाइंडर व्हेन 64 पावर 32 की पावर 32 डिविजल बाय 9 इज इक्वल टू। तो 64 की पावर 32 की पावर 32 को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बाइनोमियल का यूज़ करते हैं, जनरली हम लेके आते हैं 1, यानी हम इस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्म, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता है ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, तो आपको रिमाइंडर का पता करने के लिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए 64 में यदि हमें ये 1 लाना है, 1 प्लस एक्स का फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा इसको 1 प्लस 63 की पावर 32 की होल पावर 32। अब देखें, यदि हम ये 1 प्लस 63 की पावर 32 को एक्सपेंड करें, तो यानी यहाँ पे x को मान लें 63, तो क्या होगा ये होगा 1 प्लस n मतलब 32 इंटू 63 प्लस 32 ये हो जाएगा 31 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 63 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये पूरा जाएगा टर्म, और इसकी पावर कितना है, ये पावर 32 है। अब आप देखें यहाँ पे, तो ये जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे हर टर्म में आपके पास 63 दिखेगा, ये भी 63 है, यहाँ भी 63 का स्क्वायर है, यानी ये जो टर्म्स आपको मिल रहे हैं ये सभी टर्म 63 के फैक्टर्स होंगे। हम क्या बोल सकते हैं इसको, 63 के फैक्टर्स होंगे, मतलब ये सभी जो टर्म्स आपके पास मिलेंगे इसमें 63 टर्म दिया हुआ है, मतलब ये ज़रूर ये टर्म 63 से डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 63 आई का फॉर्म ले सकते हैं भाई, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, जो भी यहाँ टर्म्स आएगा वो इंटीजर आएगा। हम यदि 63 कॉमन लेंगे तो जो भी ब्रैकेट के इनसाइड आएगा वो एक इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो इसको हम 1 प्लस 63 की आई, और ये पावर क्या लिख दिया हमने, इसको लिख दिया 32 लिख दिया। अब देखें ज़रा ये, अब यहाँ पे फिर से यदि हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे फिर से यदि हम सिमिलर फॉर्म लगा दें और इसको हम फिर से फॉर्म करें यहाँ पे, तो ये 32 को फिर इसमें हम इसको पूरे को x मान के फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस फिर ये 63 आएगा, तो ये हो गया 63, हम लिख सकते हैं इसको i डैश, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब आपको रिमाइंडर क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमाइंडर निकालना है व्हेन डिवाइडिंग बाय 9। यदि हम इस टर्म को 9 से डिवाइड कर दें, यानी 1 प्लस 63 i डैश को यदि हम 9 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा आपका ये 1/9, और ये आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये जो पार्ट आपके पास आएगा 63 i डैश बाय 9, ये जो होगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये पार्ट 9 से डिवाइड हो जाएगा ये पार्ट, यानी आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1/9, मतलब ये 1/9 का फॉर्म आया, प्लस हम लिख सकते हैं इसको हम 9p का फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि 9 के मल्टीपल में होगा ये। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो क्या होगा, ये 1 बचेगा, क्योंकि 1 जो है ये 9 से डिवाइड होगा तो 1 यहाँ पे बचेगा, तो ये इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो 28 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द सेट ऑफ सी एक्स वाई एक पेयर निकालना है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2023, और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर वाई प्लस 2023, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू आपके नेचुरल नंबर है। तो ये क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो 2 की पावर वाई जो होगा हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका सीधा मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बचा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जरूर 2023 से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी ये नेगेटिव होगा नहीं, ये जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब दोनों इक्वल हैं तो ये एक्स स्क्वायर ये 2023 से ग्रेटर ही होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2023 कहाँ पहुँच रहा है। तो यदि हम इसको हेड एंड टेल से अप्लाई करें तो आपको मालूम है
कि जो 40 का स्क्वायर होता है वो होता है 1600 और जो 50 का स्क्वायर होता है ये होता है 2500, यानी दोनों के बीच में है ये। तो दोनों के बीच में आपके पास नंबर मिल रहा है। हिट एंड टैल यदि हम अप्लाई करें यहाँ पे तो हम ये देखें यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो ये वैल्यू आपके पास किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ये। तो हम देखें यदि यहाँ पे तो इसके आसपास हम नंबर देखें तो 45 इंटू 45 यदि हम करें तो ये आ रहा है 2025 और ये 2025 जो है वो बिल्कुल 2023 के पास है। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर के यदि हम चलें कि भाई, तो आपके पास जो क्वेश्चन वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 2023। तो आपको मालूम ये 45 का स्क्वायर जो है ये हो रहा है 2025। तो अब 2023 और 2025 में डिफरेंस दिया 2। तो यदि यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आप देख रहे हैं ये हो जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2023, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 2025 और 2025 हुआ तो आपको मालूम है तो x कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 45 स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास जो x होगा वो कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो x जब 45 हो गया यानी आपके पास एक ही सोल्यूशन आ रहे हैं कि x इक्वल टू आ रहा है 45 और y इक्वल टू आ रहा है 1। ये आपके पास एक ही पेयर मिल पाएगा। और आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सिग्मा ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सी एक्स प्लस वाई। तो आपके पास एक ही पेयर मिल पा रहा है भाई 45 और 1। तो आपके पास तो आप सिर्फ होगा 45 प्लस 1, यानी ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 29 का ये कितना होगा, 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन 45x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल 0 बी 2r1 प्लस 9r2 बाई 2 फॉर सम r1 r2 बिलोंग्स टू, देन लिमिट x टेंस टू 3, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 3 to x 8t स्क्वायर डी टी अपॉन 3r स्क्वायर बाई x बाई 2 माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस r1 एक्स क्यूब माइनस 3x। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई, स्लोप m इक्वल होता है y कोड एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, तो y कोड एम एक्स मतलब हो जाएगा -45/5 इक्वल हो जाएगा 9। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया है 27r1 प्लस 9r2/2 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, यानी ये एक चीज़ आपके पास गिवन है। अब आपके पास देखें लिमिट का फॉर्म क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 to x 8t स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस r1 एक्स क्यूब माइनस 3x और ये dt दिया है। अब आपको देखना है भाई कि भाई ये एप्लीकेबल इसमें 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है। यदि क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में होगा तो डायरेक्टली इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चेक देखें जरा 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है। तो न्यूमरेटर देखें, यदि हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे x टेंस टू 3 तो ये जो फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये dt यहाँ पे t का फंक्शन है इंटीग्रल फॉर्म में, तो ये इसको हम अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा इंटीग्रल फंक्शन 3 to x 8t स्क्वायर dt, ये पूरा इसके लिए हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन ये अलग हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस r1 एक्स क्यूब माइनस 3x। अब चेक करें 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो दोनों लिमिट सेम हो जाएगी, लोअर अपर लिमिट सेम है और जब भी लोअर अपर लिमिट सेम होती है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, यानी इसका न्यूमरेटर तो 0 फॉर्म में है। अब डिनोमिनेटर देखें ज़रा इसका, यदि इसका हम डिनोमिनेटर देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या दिया, यदि हम x इक्वल 3 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 9r2/2 माइनस ये हो गया
9R2 माइनस 27R1 और माइनस हो जाएगा ये 9। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, फर्स्ट टू टर्म को यदि हम सॉल्व करें, क्योंकि ये R2 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2 एलसीएम लेंगे तो 2 18 आएगा। ये हो जाएगा माइनस 9/2, ये हो जाएगा R2 माइनस 27R1 माइनस 9। और यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 9/2 R2 प्लस 27R1 माइनस 9। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन देखो ये दिया हुआ है, ये 27R1 प्लस 9R2/2 इक्वल दिया है 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाए, सॉरी इक्वल टू ये दिया है यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 9 यहाँ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी माइनस 9 और ये माइनस 9, मतलब ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि एक्स कंडीशन को अप्लाई करें तो ये 0/0 फॉर्म में आएगा। तो जब ये 0/0 फॉर्म में आएगा तो इसमें अप्लाई कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, यानी जब भी ये 0/0 या इन्फाइनाइट फॉर्म में होता है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2x डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे कर दें डी रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx यहाँ भी कर दें और dy/dx यहाँ भी करते हैं ई वाले फॉर्म में। तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा, आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x² लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 8x² अपॉन ये हो जाएगा आपका 3R2/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2R2x, x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 3R1x² और माइनस हो जाएगा ये 3। अब ये फॉर्म आ गया ये। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई, क्योंकि 0/0 फॉर्म में तो है नहीं, तो इसमें हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 3² अपॉन ये हो जाएगा आपका 3R2/2 माइनस ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6R2 और माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 23², 9 × 3 27 माइनस 27 हो जाएगा ये R1 और ये माइनस 3। अब फिर इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब यदि हम इस R2 को फिर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18, ये हो जाएगा आपका 12, मतलब ये चला जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 72 हो गया ये 9 × 8 अपॉन इन दोनों पार्ट को यदि हम सॉल्व करें, यदि हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9R2/2 और माइनस 27R1 माइनस हो जाएगा ये 3। अब यहाँ देखें, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 72 अपॉन माइनस लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा 9/2R2 प्लस 27R1 और ये होगा माइनस 3। अब यदि हम देखें इसके प्लेस में तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी है -9। आपने पहले भी ऊपर भी सॉल्व किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 72 अपॉन माइनस इंटू -9 और ये -3, यानी ये हो जाएगा आपका 72 अपॉन ये हो जाएगा 9 - 3, यानी 72 अपॉन हो गया 6 और 72 अपॉन 6 कितना हुआ, ये आ गया 12 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा ये कितना होगा, ये इक्वल टू 12 होगा। तो आंसर 30 क्वेश्चन कितना होगा, 12 होगा। ओके, थैंक यू।